नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। जैसे आप सभी जानते हैं कि एसएससी का एग्जाम तो 12 तारीख से ही हो रहा है और ये लास्ट आपका 26 तारीख तक चलेगा। अगर हम अभी तक कुछ नहीं पढ़े हैं तो PYQ लगाने का सबसे आसान तरीका है। मैं एक टीम है जो गगन प्रताप सर एक मैथ के टीचर हैं जो कि बहुत ही फेमस हैं, उनकी ये बुक मैं आपको रिव्यू करा रहा हूँ और इसको मैं पढ़ा रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि अगर आप PYQ कहीं खोज रहे हैं तो भटकिए मत। ये जो आपको देख रहे हैं PYQ, ये 780 क्वेश्चन जो कि पूरे एसएससी में जितने भी पेपर होते हैं सब में पूछे गए प्रश्न हैं। ये बार बार रिपीट होने वाले प्रश्न हैं। बस इसी को मेरे भाई पढ़ लो, फिर इसके बाद पढ़ने की जरूरत है ही नहीं। अगर इतना पढ़ रहे हो तो आपका PYQ पूरा कंप्लीट हो जा रहा है, क्योंकि ये 2024 में जितनी बार प्रश्न पूछा गया है, जितनी बार रिपीट हुआ है, सारा का सारा प्रश्न इसमें आपका मिलेगा मेरे भाई। अगर आप अभी भी 5-10 दिन आपका पेपर है तो आप इसको खत्म कर सकते हो। ये 780 क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा नहीं है। अगर आप अच्छे से 3 घंटा 4 घंटा बैठ रहे हो तो 200-250 क्वेश्चन आराम से एक दिन में कवर कर लोगे मेरे भाई। अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो मैं लेकर आया हूं आपको एक वीडियो। इसी वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा कैसे पढ़ना है मेरे भाई। कभी कभी कुछ चीजें हमारे पास होती है लेकिन हमको पढ़ना ही नहीं आता है। और इतिहास एक ऐसा चीज है मेरे भाई कि जब तक तो कोई दूसरा नहीं बताएगा और आपको आएगा नहीं, क्योंकि ये कहानी के जैसे पढ़ना होता है। ठीक है, तो बिना समय आपका गवाए हम लोग लेकर चलते हैं कि एसएससी सीजीएल में जितने एग्जाम हुए थे 2024 में, एसएससी सीजीएल का जितना भी एग्जाम हुआ था 2024 में, हिस्ट्री में जितने क्वेश्चन आए थे मेरे भाई, सब के सब यहाँ पर है। एक गगन प्रताप सर के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैं कहना चाहूंगा कि उनकी टीम और वो मिलकर इस चीज को कंपाइल किए। मुझे तो बहुत अच्छा लगा। और ये देखिए कहाँ कहाँ जो प्रश्न पूछे गए हैं, सब इसमें प्रश्न आपके हैं मेरे भाई। ठीक है, देखिए कह रहा है कि एसएससी सीजीएल प्री 2024 में जो प्रश्न आए थे वो सारा का सारा इसमें। एसएससी सीएचएसएल प्री में जो आया था प्रश्न सब इसमें मेरे भाई। उसके बाद एसएससी एमटीएस में जो प्रश्न आया था आपका वो भी है। उसके बाद मेरे भाई यहाँ पर सीपीओ में प्री में जो आया था वो भी है। एसएससी जीडी में जो आया था मेरे भाई वो भी है। और सिलेक्शन पोस्ट में यानी कि 13 उसमें भी है, 12 में भी है। उसके बाद करा स्टेनो में जो भी आया था और एसएससी जेई प्री में जो क्वेश्चन आए थे वो सबका सब है मेरे भाई। अब यहाँ पर मेरे भाई आप देख सकते हो कि एक एक पहले प्रश्न से हम लोग लेके चलते हैं। अब मैं आपको सादा कर रहा हूं कि कह रहा है कि कामा गाटा मारू घटना, यानी इसको पहले पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस घटना के बाद असहयोग आंदोलन बंद कर दिया गया था। तो मेरे भाई बहुत ही आसान है। चौरा चौरी कांड जब हुआ था, कब हुआ था आपको बताया कि 1922 में हुआ था। ठीक है, ये उसके बाद असहयोग आंदोलन को क्या किया गया, निरस्त कर दिया गया था, यानी कि बंद कर दिया गया था। उसके बाद ऑप्शन नंबर बी यानी चौरा चौरी कांड के बाद असहयोग आंदोलन को क्या कर दिया गया था, बंद कर दिया गया था मेरे भाई। उसके बाद कहा कि 1828 में कलकत्ता में ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी। बहुत ही आसान क्वेश्चन मेरे भाई, राम मोहन राय। राम मोहन राय। और कुछ लोग मेरे भाई दिमाग में डाले कि ब्रह्म समाज और एक और है आपका समाज, मुझे थोड़ा भी डाउट नहीं। हाँ अभी मैं आपको बता रहा हूं कौन है। ठीक है, उसके बाद मेरे भाई आ सकते हैं हम लोग आर्य समाज हो गया है। और इस तरीके से कर करके लोग अलग अलग चीजों को रिलेट करते हैं, लेकिन वहां पर अभी नहीं जाना है मेरे भाई, यहां पर आपको आ जाना है। ठीक है, यहां पर हम लोग बात करें निम्नलिखित में से कौन से मुगल सम्राट बाबर का उत्तरदायी था। तो बाबर का उत्तरदायी कौन था मेरे भाई, अगर मैं आपसे कहूं तो इसके लिए एक ट्रिक आप याद कर सकते हो कि क्या था उत्तर। यहां पर मैं आपको थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा। जैसे हम लोग याद करते हैं तो क्रम चलिए भाई, बी से हो जाएगा आपका बाबर, एच से हो जाएगा हुमायूं, उसके बाद ए से हो जाएगा अकबर, उससे हो जाएगा जहांगीर, यस जे से जहांगीर, और उसके बाद हम लोग ए से औरंगजेब। ठीक है, सॉरी, इसके बाद हो जाएगा आपका शाहजहां, यस से शाहजहां, इसके बाद हो जाएगा औरंगजेब। यानी इसका ये जब आक्रमण किया था दिल्ली सल्तनत के बाद अगर कोई काल आया था तो मुगल था। कौन था मेरे भाई, मुगल। यानी कि आप बात कर रहे हैं 1526 में। 1526 में जो युद्ध लड़ा था बाबर, ठीक है, बाबर 4 युद्ध लड़ने के बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद आता है उसका लड़का कौन, हुमायूं। हुमायूं के बाद आता है अकबर, अकबर के बाद आता है जहांगीर, जहांगीर के बाद आता है शाहजहां, और शाहजहां के बाद आता है औरंगजेब, और औरंगजेब की जो मृत्यु हो जाती है 1707 में मेरे भाई। इसी के बाद पूरी सत्ता जो थी अंग्रेजी सेना के हाथों में चली जाती है। तो मेरे भाई यही कह रहा है कि बाबर के बाद कौन उत्तरदायी बना, उत्तराधिकारी बना था। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हुमायूं। कौन है मेरे भाई, हुमायूं है।
ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। आगे आइए, उसके बाद कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर महात्मा गांधी ने अन्य भारतीयों के साथ मिलकर नस्ल यानी कि नस्लीय भेदभाव के खिलाफ लड़ने के लिए नेटाल कांग्रेस की स्थापना किया था। तो मेरे भाई यहाँ पर दक्षिण अफ्रीका, आपको पता होगा कि 1915 से पहले गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में थे, जहां पर गोरे काले रंग जो भेदभाव चल रहा था उसके प्रति उन्होंने वहां पर आंदोलन छेड़ रहे थे। ठीक है, तो इसमें भी आपको क्या पूछ रहा है कि नेशनल कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, तो यानी दक्षिण अफ्रीका में। ऑप्शन नंबर बी, यहां पर आप देख सकते हैं मेरे भाई, ऑप्शन नंबर बी। आ जाइए, उसके बाद यहां पर हम लोग बात करते हैं कि क्या कर रहे हैं। चलिए आइए मेरे भाई, यहां पर आपका 4 क्वेश्चन लगभग हो गया। अब आते हैं, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन अकबर के 9 रत्नों में से एक था। मेरे भाई अकबर के 9 रत्न थे, कितने थे? 9 रत्न थे। उसमें से एक अगर आपसे कोई पूछ रहा है कि कौन थे, तो आपको पता है कि तानसेन किस लिए फेमस है मेरे भाई? ये कमेंट करके आप बताओगे मुझे कि तानसेन किस चीज से रिलेट करता है, किस वाद्य यंत्र से रिलेट करता है। और तानसेन 9 रत्नों में से एक रत्न था, किसके? अकबर के। वेरी गुड। तो ऑप्शन नंबर आप कर सकते हो क्या चीज? बी मेरे भाई, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद कह रहा है कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने निम्नलिखित में से किस दल का प्रतिनिधित्व किया था? बिल्कुल आसान है मेरे भाई साहब, ये जो अभी कांग्रेस के देख रहे हो ना, कांग्रेस है, कांग्रेस 1885 में इसका क्या हुआ था? गठन हुआ था। और इसका गठन क्यों हुआ था मेरे भाई अगर बताएं, तो इसलिए गठन हुआ था कि जब कोई भी भारतीय लोग अंग्रेजों के सामने अपनी बातों को ले जाकर रखते थे, तो कोई ऐसी असेंबली नहीं थी। और इस पार्टी का इसलिए गठन हुआ था कि ताकि ये अंग्रेजों के सामने जाकर अपनी बातों को रख सकें। और इसी का असेंबली का आपको पता होगा कि 13 अप्रैल 1919 में बहुत बड़ा नरसंहार हुआ था मेरे भाई। क्या हुआ था आपका? जलियांवाला बाग हत्याकांड भी हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की क्या किया था इन्होंने? प्रतिनिधित्व किया था मेरे भाई। आज ही उसके बाद मेरे भाई यहाँ पर अगर देखा जाए क्या कह रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से समाज सुधारक संगठनों को का उनसे संबंधित संस्थापकों के साथ मिलान कीजिए। अगर एक का आपको पता है मेरे भाई, अगर एक का मिलान आपको पता है तो आप शायद 90% पहुंच सकते हैं। ठीक है, अब यहां पर कह रहा है कि ब्रह्म समाज की, हाँ मैं आपको कह रहा था कि ब्रह्म समाज की स्थापना कौन किया था? राजा राम मोहन राय। मिल गया। इसका मतलब जो ये पहला का है मेरे भाई तीसरे में जा रहा है। तो इसमें देखो पहला का तीसरे में कहां है मेरे भाई? पहला का तीसरे में अगर देखा जाए तो एक का चौथा है, एक का ए, एक का, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। एक ही मिल गया मेरे भाई, वहीं से मार दो, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो गया। ठीक है, आइए उसके बाद आपको मिलाने चलना है। उसके बाद कह रहा है कि रामकृष्ण मिशन किससे संबंधित है, तो आप बता सकते हो कि स्वामी विवेकानंद। कह रहा है कि प्रार्थना समाज की बात करें तो आत्माराम पांडुरंग। ठीक है, उसके बाद आर्य समाज की स्थापना कौन किया था? तो मेरे भाई दयानंद सरस्वती। ठीक है, आ जाइए। इसके बाद अगर हम बात करें तो निम्नलिखित में से कौन मुख्य रूप से 1893 में शिकागो में आयोजित की गई विश्व धर्म संसद से संबंधित लड़ा था? मेरे भाई शिकागो में एक ही व्यक्ति जाकर लड़ा था, यानी कई घंटे तक उसने, कई घंटे का 2 घंटे तक स्पीच दिया था, जिसका नाम है मेरे भाई क्या चीज? आप बता सकते हो कि स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद मेरे भाई। उसके बाद अगर बात हम लोग करें, आर्य उस भूमि पर रहते थे जिससे सप्त सिंधु 7 नदियों की भूमि कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन इसका एक भाग नहीं था? तो मेरे भाई अगर कहा जाए तो यहाँ पर रावी, सिंधु, झेलम, ऐसा लग रहा है कि ये तीनों नदी हम लोग सुने हैं, लेकिन यहाँ पर एक यह सिप्रा जो नदी आ रही है, ऐसा आपको लगेगा, दिल खुद कह देगा कि अरे भाई इसका मतलब मैं सुना ही नहीं हूं। तो ऑप्शन नंबर डी ठोक देना मेरे भाई। ठीक है, आ जाइए। उसके बाद कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था? मेरे भाई एक ही व्यक्ति था जिसका नाम था सेलुकस प्रथम निकेटर। अबे कब आया था इसका मैं कमेंट में आपसे पूछूंगा मेरे भाई कि कब आया था। ठीक है, चलिए अब इसका काल का जो डेट है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। उसके बाद करा कि निम्नलिखित में से किस घटना के कारण रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी पीड़ा व्यक्त करते हुए ब्रिटिश सरकार को नाइटहुड की उपाधि क्या कर दी थी? लौटा दी थी। मेरे भाई अभी तो मैंने आपको बताया था, ये इतिहास में अगर मुझे कभी इतिहास में जाने का मौका मिलेगा तो मैं सबसे पहले एक ही चीज बदलूंगा मेरे भाई,
13 अप्रैल 1919 को जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, उस नरसंहार को देखने के बाद आदमी की आत्मा हिल जाती कि उन लोगों पे क्या बीती होगी। गोलियों से छल्ली कर दिया गया था, कोई कुएं में गया, कोई नीचे गया, किसी के सर अलग थे, अलग अलग कहा जाता है। कई किताबों में अलग अलग प्रमाण इसके मिलते हैं, कहीं 1000 लोग का प्रमाण मिलता है, कहीं 2000 का, लेकिन इसका कोई प्रूफ नहीं है कि कितने लोग मारे गए थे। अगर असल में देखा जाए तो 1000 लोग से ज्यादा मारे गए थे, जिसमें जनरल ओ डायर को यह कह दिया था कि ये जितने लोग आए हैं सब पे क्या कर दो, गोली चला दो, और निहत्थे लोगों पे गोली चलाया था। और मेरे भाई ये क्वेश्चन में कुछ होके जा रहा हूं, ऐसा कौन सा भारतीय गद्दार व्यक्ति था जिसने जाके अंग्रेजों को बताया था कि बिल्कुल आपके तरफ भारतीय सेना आ रही है और आप यहां से भाग जाओ? किसको बताया था? जनरल डायर को। आप उसका नाम मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और यह इसी नरसंहार को देखते हुए रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि क्या कर दी थी? वापस कर दी थी। तो ऑप्शन नंबर कहां पर गया मैम? जलियांवाला बाग हत्याकांड। वेरी गुड, बहुत अच्छा। करा कि 1875 में मुंबई में आर्य समाज की स्थापना कौन किया था मेरे भाई? देवेंद्रनाथ टैगोर, राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद। तो बिल्कुल अभी मैं आपसे इससे पहले आपको मिलान में बताया था मेरे भाई, स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन नंबर डी ठोक दो मेरे भाई। अब आ जाओ, उसके बाद करा कि हड़प नीति भारत के निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल के द्वारा तैयार की गई थी? मेरे भाई बिल्कुल आसान है, बच्चों वाला सवाल है, इसको तो कोई मार के आएगा। कहां गया ससुराल? ये आपका है ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड डलहौजी। इसी ने हड़प नीति अपनाई थी मेरे भाई। इसका कहना था कि अगर किसी राजा की शासन यानी मर जाता है तो उसके शासन पे पूरा अधिकार अंग्रेजों की सेना की रहेगी, यानी अंग्रेज उस पर शासन कर लेंगे। इसने हड़प नीति आजमा ली। अब इसके बाद आप लोग सिरोजा दौला गोला के बारे में सब पढ़ोगे तो आप पढ़िए, ठीक है। लेकिन अभी आप नए हो, अगर पेपर आपका है तो फालतू चीज बिल्कुल नहीं पढ़ना है, आपको सीधे PYQ देखना है, इससे आपकी समझ बढ़ेगी। और कभी कभी होता है ना कि हम एलिमिनेट करते हैं, क्वेश्चन को आंसर मिल जाता है, समझ बात आई? आ जाइए। उसके बाद करा अकबर के शासनकाल के दौरान राजस्व मंत्री कौन था? मेरे भाई यहां पर आप कह सकते हो कि तानसेन की बात कर रहे, ये कौन था मेरे भाई? नवरत्नों में से एक था। अब्दुल रहीम तो था ही नहीं मेरे भाई। मुल्ला दो प्याजा, ये भी नहीं था। इसके बाद टोडरमल, कौन था मेरे भाई? टोडरमल। अगर आप पढ़ोगे तो आपको बड़े आसानी से आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस शहर में महात्मा गांधी ने ब्रिटिश बागान मालिकों द्वारा थोपी गई नील की खेती के खिलाफ किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था? मेरे भाई मैं आपको बता दे रहा हूं, गांधी जी जब 1915 में भारत आए तो उसी समय एक चंपारण का किसान उनके पास आता है अपनी मजबूरी लेकर। तो गांधी जी से कहता है कि मैं आपसे मिलना चाहता हूं, और गांधी जी उससे बकाये मिलते भी हैं। मिलने के बाद 1917 में गांधी जी जाते हैं कहां पर? चंपारण में। पहले तो वो नहीं जाते हैं, कई बार उनको मना करते हैं। अभी मैं हाल ही में इसको पढ़ा हूं, एक इंडिगो करके चैप्टर है क्लास 12th का, इसमें पूरे बाकाया से को लिखा गया है मेरे भाई। उसके बाद क्योंकि वहां पर टिनकथिया चलती थी, टिनकथिया का मतलब होता है कि 3 प्रकार के तरीके से वो ब्याज लेते थे, किससे? वहां के किसानों से। नील की खेती होती थी चंपारण में, और वो ऐसी नील की खेती कराते थे कि एक बार जिस खेत में नील की खेती हो जाए मेरे भाई, वो खेत बंजर हो जाता था। वो क्या हो जाता था? खेत बंजर हो जाता था मेरे भाई, ठीक है। तो यहाँ कहां से शुरू किए थे मेरे भाई? चंपारण से शुरू किए थे। कहां से? ये पहला इनका आंदोलन था मेरे भाई। 1917 में पहली बार जो इनका आंदोलन था कि ये लड़े थे, किसके खिलाफ लड़े थे? चंपारण के किसानों के से मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ इन्होंने लड़े थे और सत्याग्रह आंदोलन छेड़ा था मेरे भाई। ये पहला इनका आंदोलन क्या हुआ था? सफल हुआ था, ठीक है। कुछ कुछ चीजें अगर आप पढ़ोगे ना तो एलिमिनेट करोगे ना, तो चीजें अगर रिकॉल करोगे ना तो आपको समझ में आएगी कि हाँ ये यहाँ से रिलेटेड है, यहाँ से रिलेटेड है मेरे भाई। 1 साल तक ये लड़े थे और 1 साल बाद जाके इनको सफलता मिली थी, और ये पहला कैसा आंदोलन था मेरे भाई जो सफल हुआ था आज ही। उसके बाद हम लोग यहाँ पर, उसके बाद बक्सर का युद्ध निम्नलिखित में से किस वर्ष में लड़ा गया था? तो बच्चों वाला सवाल है मेरे भाई, कह सकते हो 1757 और किसके किस में बीच में लड़ा गया? सॉरी 1764 में। वो तो 1757 में आपको प्लासी का युद्ध लड़ा गया था, सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच में मेरे भाई। उसके बाद आ जाइए बक्सर का युद्ध कहा जाए तो उसी के कुछ साल बाद यानी 7 साल बाद एक युद्ध लड़ा गया था, यानी 1764 में। इसके बारे में भी हमको थ्योरी नहीं पढ़ना है कि क्या चीजें हैं। अब क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध 1527 में बाबर और राणा सांगा के बीच में लड़ा गया था? तो मेरे भाई मैं आपको बता दे रहा हूं, इसके लिए एक ट्रिक याद करो, पानी पियो, खाना खाओ, चले जाओ।
पानीपत, खानवा, चंदेरी। कहीं चंदेरी है मेरे भाई? तीसरा युद्ध मिल गया। तो किसके किसमें बीच में लड़ा था? चंदेरी। आ जाइए, सॉरी चंदेरी तो तीसरा हो गया ना जी। खानवा का युद्ध, खाना खाओ चले जाओ, सॉरी यहां पर हमारा खानवा का युद्ध था, ठीक है। इसके बाद कह रहा है कि गांधी जी इरविन समझौता पर किस वर्ष हस्ताक्षर किया था? मेरे भाई आपको पता होगा कि 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे। कितने हुए थे? 3 गोलमेज सम्मेलन थे। इसी डेट से याद कर लीजिए कितने थे? 29, 30, 31। 29, 30, 31, ठीक है। अब यहां पर 31 किससे जिक्र करता है मेरे भाई? हाँ 1931। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी। 1857 की क्रांति मई में भारत के किस छावनी से प्रारंभ हुआ था? तो मेरे भाई आपको मैं बता दूं, लखनऊ, कानपुर, झांसी, बिल्कुल नहीं। कहां से? मेरठ से हुआ था। और इसमें भी देखो, अगर 1857 की क्रांति की बात किया जाए मेरे भाई, तो इसमें बहुत त्रुटियां भी थी। उस समय अगर पूरे जो सेना थे, अगर वो अपने लिए न देश के लिए लड़े होते तो शायद हमारा देश 1857 में ही आजाद हो गया होता। बट एक चीज और आप नोटिस करिएगा, अगर हमारा देश 1857 में अगर आजाद हो गया होता तो क्या इतनी टेक्नोलॉजी हमको मिलती? नहीं मिलती। क्यों नहीं मिलती? आप इसके पीछे का रीजन क्या समझ सकते हैं? क्योंकि हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी है, बहुत से ऐसी चीजें टेक्नोलॉजी है जो भारत में अंग्रेजों द्वारा दी गई है मेरे भाई, ठीक है। आज इसके बाद कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थान 1917 के गांधी जी के सत्याग्रह में संबंधित है? मेरे भाई अभी तुम्हें बताया हूं, क्या कह रहा है? चंपारण। क्या कह रहा है? चंपारण। आज उसके बाद कह रहा है कि ब्रिटिश भारत के किस गवर्नर जनरल ने सती प्रथा को कानूनी रूप से समाप्त करने को में राजा राम मोहन की मदद किया था? मेरे भाई अभी तो मैं बोला हूं कि अगर इसको तो पहले मैं आपको बता दे रहा हूं कि लॉर्ड विलियम वेक्टिन है जिसने सती प्रथा को क्या किया था? प्रतिबंध लगाया था। अब मैंने कहा ना कि अंग्रेज का क्यों यहां पर आना भी जरूरी था, 300 साल तक यहां पर शासन करना भी जरूरी था। अगर मेरे भाई अंग्रेज नहीं आते ना तो आज महिलाओं की स्थिति इतनी खराब रहती कि कोई बता भी नहीं सकता है। शिक्षा का स्तर इतना ज्यादा गिर गया होता कि आज हम शायद इतना शिक्षित नहीं होते मेरे भाई। सती प्रथा का मतलब होता है कि जिस औरत का पति मर जाए उसकी औरत को उसी पति के साथ क्या किया जाएगा? जला दिया जाएगा। अब बताओ ये प्रथा अगर अब तक चलती मेरे भाई तो कितना दिक्कत होती, कितना कष्ट होता। इसका मतलब ये खत्म किया, ये बहुत अच्छा काम किया लॉर्ड विलियम वेक्टिन। उसके बाद मेरे भाई आ जाइए 22 क्वेश्चन कह रहा है कि 1539 में चौसा की लड़ाई हुमायूं और किसके बीच में लड़ी गई थी? तो मेरे भाई मैं आपको बता दूं कि शेरशाह सूरी था। शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में एक लड़ाई लड़ी गई थी। कौन सा? चौसा का युद्ध, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने सरकार को राजनीतिक गतिविधियों को दबाने की अपार शक्ति दी और राजनीतिक कैदियों को बिना मुकदमे के 2 वर्ष तक हिरासत में रखने की अनुमति दी थी? तो मेरे भाई मैं बता दूं कि रोलेट एक्ट 1919 पहला जो रोलेट पास हुआ था मेरे भाई 1773 में पास हुआ था। और वहां से 20-20 साल के बाद रोलेट एक्ट आते गए उसमें बदलाव होते गए मेरे भाई, ठीक है। आज इसके बाद आइए कौन सा क्वेश्चन है? 24वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 12 मार्च 1930 को जब महात्मा गांधी ने दांडी मार्च शुरू किया था तो भारत का वायसराय कौन था? मेरे भाई बिल्कुल आसान तरीका, लॉर्ड इरविन था। इसी बात तो इरविन समझौता हुआ था 1931 में मेरे भाई। 1931 में तभी तो समझौता हुआ, तो लॉर्ड इरविन। उसके बाद कह रहा है निम्नलिखित में से किस पल्लव राजा ने वातापी बदामीन पर कब्जा करके चालुक्यों को हराया था? तो मेरे भाई नरसिंह वर्मन। ये 25 क्वेश्चन में जो आपको बताया हूं, उम्मीद करता हूं कि इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और मैं इसे आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आऊं। और ये जो गगन प्रताप के सर के ये ऐप है टेस्ट रैंकिंग ऐप, इस पे जाइए, ये पूरा का पूरा पीडीएफ वहां पर मिल जाएगा, वहां से भी आप मेरे भाई पढ़ सकते हो, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपका कॉन्फिडेंस जरूर बढ़ा होगा और ये बहुत एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। और ऐसे वीडियो के लिए मेरे चैनल पे जरूर विजिट करिएगा और लाइक से सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नए वीडियो। जय हिंद।